हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही छोटे से चैप्टर से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। ओके। और इस चैप्टर से जो वेटेज रहता है क्वेश्चन का, वो जो लगभग है 4 से 5 सवालों का रहता है। ओके। तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। चैप्टर बहुत छोटा है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो इसके 2 नंबर के लायक क्वेश्चन हैं, जो लगभग हर साल घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विस्थापन धारा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, किसे कहते हैं एम्पियर का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का नियम पूछ सकता है आपसे। उसके बाद जो है इस चैप्टर से कुछ तरंगों के गुण पूछ सकता है, जैसे एक्सरे के गुण बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है पराबैंगनी प्रकाश किरणों के उपयोग पूछ सकता है। तो इस तरह से घुमा फिरा करके कोई भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो ऑब्जेक्टिव बनता है। तो जो नाम मैंने आपको बताए हैं, है ना, मैक्सवेल के इक्वेशन को पूछ सकता है। एक बार पूछा भी है कि मैक्सवेल्स के इक्वेशन लिखे, जिसके अंदर में 4 इक्वेशन की लिस्ट है। तो वो सारा जो है वो आपको पढ़ लेना है अपने बुक से और अपने नोट्स से पढ़ लेना है। तैयारी अच्छी तरह से प्रॉपर वे में करनी है। ओके। तो अभी फिलहाल मैंने जो चैप्टर लिया है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग जो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से, है ना, गति करती है, जिसकी वैल्यू होती है c बराबर में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करती हैं। ओके। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशहीन होती हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित भी नहीं होती है। तो कभी कभी ये सवाल भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पेक्ट्रम होता है उसको कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले गामा रे को मैं लिखने वाला हूं, गामा किरण। उसके बाद लिखने वाला हूं एक्स रे, ठीक है ना। उसके बाद लिखने वाला हूं यूवी रे, है ना। उसके बाद लिखने वाला हूं विजिबल रीजन, है ना, विजिबल रीजन, है ना, विजिबल रीजन लिखने वाला हूं। उसके बाद लिखने वाला हूं इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त प्रकाश किरण, फिर माइक्रोवेव, है ना, और सूक्ष्म तरंगे, है ना, और उसके बाद रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। क्या क्लियर है? ये पूरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ओके बच्चों। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब आप गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाओगे ना, गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाओगे ना, तो लैम्डा जो है यानी तरंग दैर्ध्य जो है वो बढ़ेगा। लैम्डा यानी वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एंगस्ट्रम में या फिर नैनोमीटर में, ध्यान रखना। और एक एंगस्ट्रम जो होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक नैनोमीटर होता है ना, वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्या क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहाँ पे ये बात हो गई। तो सर जब हम लोग सर गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, है ना, और फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है, आवृत्ति को न्यू से डिनोट करेंगे या एफ से डिनोट करेंगे, वो कम होगी। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, या फिर इसको सेकेंड माइनस वन भी लिखते हैं, सेकेंड की पावर में -1। ओके बच्चों। तो ये जो है आवृत्ति जो है घटेगी। अब उल्टा बात करते हैं, अपन लोग रेडियो वेव से चलते हैं गामा रे की तरफ। तो रेडियो वेव से जब गामा रे की तरफ चलोगे, गामा रे की तरफ चलोगे, तो लेमडा घटेगा। लेमडा घटेगा यानी आवृत्ति जो है वो बढ़ेगा। जिधर आवृत्ति ज्यादा हो, समझ लेना, उधर एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है H × न्यू।
ठीक है ना। तो आवृत्ति ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, और जिधर जिधर लैम्डा कम हो उधर एनर्जी ज्यादा होगा। न्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, और लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। तो लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, ओके, और लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम। तो आपसे पूछा जाएगा इन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम एनर्जी किसका है, तो रेडियो वेव का। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, गामा का। और इस तरह से आप एनर्जी के बारे में भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। किसका ध्यान रख करके, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य का ध्यान रख करके, ठीक है ना। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा। और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो लैम्डा घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगा। और जहां आवृत्ति ज्यादा होगी वहां एनर्जी ज्यादा होगी, जहां की आवृत्ति कम होगी वहां की एनर्जी कम होगी। जहां लैम्डा कम होगा वहां एनर्जी ज्यादा होगा, जहां लैम्डा ज्यादा होगा वहां का एनर्जी कम होगा। ये जो हमारी दृश्य प्रकाश होती है, ये वाला रीजन को मैं फोकस करना चाहता हूँ, विजिबल रीजन है ना। विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश क्षेत्र। दृश्य प्रकाश क्षेत्र की जब बात करेंगे ना तो इसके अंदर आता है विव ग्योर, ये हुआ बैगनी कलर, वायलेट, और आर फॉर रेड, ठीक है ना। तो इसमें इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, यानी लाल कलर की तरंग दैर्ध्य विवग्योर में सबसे ज्यादा होगी। और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी वायलेट कलर का जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है वो विवग्योर में सबसे ज्यादा होगी, यानी बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा। आई फॉर इंडिगो, बी यानी स्काई ब्लू के लिए है, जी ग्रीन के लिए है, वाई येलो के लिए है, ओके, ओ ऑरेंज के लिए है, और आर रेड कलर के लिए है। चलो, तो मैंने इस पूरे चैप्टर में छोटी छोटी बातें बताई हैं, आगे भी बताऊंगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डील कर लेता हूं आप लोगों के लिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब भी ये सवाल हो तो पहला आंसर करना है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ना वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ ध्यान रखना है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था, किसने किया था, बेतारी तार संचार का आविष्कार। तो आंसर करना है मार्कोनी, यानी बिना तार के एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल भेजना, ये मार्कोनी ने किया था। तीसरा नंबर का सवाल, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके उसके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था, तो ये हर्ट्ज ने किया था। ये बात आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो मैंने आपको यहां दिखाया था ना, ये देखो यहां, ये क्यों कराया, ये देखो गामा किरण। गामा किरण जो है, गामा किरण जो है वो सबसे लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट में है, तो आवृत्ति सबसे उसकी ज्यादा है। लेफ्ट में जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, और राइट की तरफ जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति है वो गामा किरण की। गामा किरण से कम आवृत्ति होगा एक्स की, एक्स से कम आवृत्ति होगा यूवी की, यूवी से कम विजिबल की, विजिबल से कम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से कम माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से कम रेडियो वेव, है ना। और लैम्डा में चलेंगे तो सबसे ज्यादा लैम्डा होगा रेडियो वेव का, उससे कम माइक्रोवेव का, उससे कम इंफ्रारेड का, उससे कम विजिबल का, उससे कम यूवी रे का, उससे कम एक्स रे का, उस सबसे कम लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य होगा गामा का, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घर में, पौधा घर में उपयोग होता है अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे। पौधा घर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो आपको मैं बताऊं प्रकाश तरंगे, एक्स रे और इंफ्रारेड यानी अवरक्त, ये सब तरंगे हैं, है ना। कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कह रहा है एक्स रे किससे बनी है, बेटा मैंने बोला ना ये एक्स रे जो है ये अनावेशित किरणें हैं, अनावेशित है, तो ना तो ऋण आवेशित होगा ना धन आवेशित होगा, ना ये न्यूट्रॉन की धारा है, तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होता है? तो वो जो ऑर्डर होता है वो 1 एंगस्ट्रम होता है। एक्स रे के तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर जो होता है 1 एंगस्ट्रम। अगला है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा दे रखी है, कह रहा है यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्या है? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc बटा में लेमडा, है ना। तो लेमडा बराबर हो जाएगा Hc बटा में E, ठीक है ना। अब Hc का वैल्यू जो है वो अपन लोग 12,400 लिखेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम। और लेमडा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 13.2 किलो के जगह में 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लिख ही देंगे, ये कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। सॉल्व करेंगे ये लगभग 0.9394 एंगस्ट्रम के आसपास आएगा। किसका वैल्यू? लेमडा का वैल्यू, जो ये आएगा लेमडा का वैल्यू 0.94 एंगस्ट्रम। ये कहाँ हो गया? ये देखिए, ये एक्स रे 1 एंगस्ट्रम के आसपास की बात हो रही है ना, 1 एंगस्ट्रम के आसपास की बात हुई ना, 0.93 एंगस्ट्रम। तो ये किस किरण में आएगा? एक्स रे में आएगा, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे बेटा। चलिए, एक्स किरणों के गुण वैसे ही होते हैं जैसे कि किसके होते हैं? तो एक्स किरणों के गुण वैसे ही होते हैं जैसे कि गामा किरणों के गुण होते हैं। ओके ना, एक्स किरणों के गुण वैसे ही होते हैं जैसे कि अल्फा बीटा कैथोड नहीं होगा, एक्स किरणों के गुण वैसे ही होते हैं जैसे कि गामा किरणों के गुण होते हैं। देखिए ना, गामा किरण और एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आजू बाजू में ही बैठे हुए हैं। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा के अनुदिश है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स दिशा की तरफ, ये लीजिए एक्स, है ना, ये लीजिए वाई और ये लीजिए जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स दिशा के तरफ, और एच वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ये है जेड दिशा के अनुदिश। तो ये हो गया हमारा एच वेक्टर का डायरेक्शन, जिसको हम लोग बी वेक्टर कहेंगे। तो अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन पता करना है तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूज करते हैं, और वेव का जो डायरेक्शन होगा ई क्रॉस बी से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, यानी वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा ई के बीच का जो अनुपात है उसका मात्रक क्या होगा? तो अपने को पता है सी बराबर होता है सर ई बटा में बी। सी का मात्रक यानी स्पीड ऑफ लाइट है तो मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपने से बी बटा ई पूछा है तो मात्रक भी पलट जाएगा यानी सेकेंड पर मीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है? सी पूछ रहा है, तो सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है? तो जिधर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण का दिशा होगा, ई क्रॉस बी के पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो चार्ज का एक्सेलरेशन, यानी आवेश की त्वरित गति, ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो किसके कारण? तो गतिशील आवेश के कारण भी होता है और टाइम के साथ वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, बदल रहा हो, उसके कारण भी होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसके प्लेटों के बीच क्या होता है? तो जब संधारित्र पे प्लेट जो इसके आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं, तो ये तुरंत डायरेक्ट चार्ज नहीं होता, स्लोली डीक्यू चार्ज के कारण इधर से डीक्यू निकलता है ना, बैटरी के द्वारा, इधर बैटरी लगा देते हैं, है ना, और वो डीक्यू इधर जाकर के सप्लाई होता है, इधर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, तो जिसके कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है टाइम के साथ जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। और अपने को पता है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फैराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि भी टाइम के साथ वेरी करेगा। ओके, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत दिशा में मौजूद होते हैं। निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त कर रहे हैं। ई बराबर में ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर में बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तब कह रहा है इनमें से कौन सही है। तो मैं आपको बताया था ओमेगा बराबर में क्या होता है, कभी के इंटू वी। भी जो है स्पीड ऑफ वेव है, भी जो है स्पीड ऑफ वेव है, और स्पीड ऑफ वेव को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव को ई नॉट बटा में बी नॉट, यानी ये हो जाएगा बी नॉट इंटू ओमेगा बराबर में के इंटू में ई नॉट। तो जो कि है ऑप्शन नंबर सी में, ई नॉट इंटू में के बराबर में बी नॉट इंटू में ओमेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। तो वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चाल जो होती है वो तीव्रता पर निर्भर, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। अगला, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है, शून्य मतलब निर्वात, निर्वात में जब गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, कह रहा है ऑप्शन समय के साथ स्थिर रहते हैं, का औसत मान शून्य होता है, का औसत मान शून्य से अधिक होता है, और रैंडम ढंग से बदलते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, का औसत मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। मैं कई बार बोल दिया हूं, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स वेव होता है। उसके बाद है, प्रीसियस स्टोन की पहचान करने में कौन सहायक होता है। प्रीसियस स्टोन की पहचान करना है, बहुमूल्य नगों की पहचान करना है। तो इसको पहचान करने में कौन जो है, जो हमारा बहुमूल्य नग है, बहुमूल्य नग समझते हैं आप लोग, बहुमूल्य नग किसको बोलते हैं, जो स्टोन हमारे वहां डेवलप होता है, कहाँ पे, जो स्टोन हम लोग का डेवलप होता है, बनाया जाता है किसके यहाँ, सोनार के यहाँ। किसके यहाँ बेटा रे, सोनार के यहाँ जो स्टोन डेवलप बनाता है वो लोग, उसका पहचान करना है आपको, उसका पहचान करना है। उसके ऑप्शंस को देखेंगे, इसके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है आपको, बहुमूल्य नगों, है ना। इसका पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पराबैंगनी किरणें। पहला 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 ऑप्शन क्या दे रखा है, पराबैंगनी किरणें। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है पराबैंगनी किरणें, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अवरक्त किरणें, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक्स किरणें, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बहुमूल्य नग जो है उसको अगर हम लोग पहचान करना है तो एक्सरे का तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा। एक्सरे का काम होता है क्रैक, क्रैक अगर बना हुआ है ना तो वो फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने लोगों को नग को पहचानना है, प्रीशियस स्टोन पहचानना है। तो इंफ्रारेड तो हीट में काम आता है, इंफ्रारेड यानी हीट। ये किरण जो है, ये किरण जो है किसी चीज को गर्म, जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, जो लाल तप्त गर्म हो जाता है ना, तब इंफ्रारेड किरणें उससे निकलती हैं। तो पहचान करने में जो सहायक होता है वो होती है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणें। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बीच में क्या कोई संबंध होता है। बिल्कुल होता है सर, सी बराबर में ई नॉट बाय बी नॉट आपने बताया है, तो ई नॉट बराबर में हो जाएगा सी इंटू बी नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग गए, और ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ, है ना। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में लगभग एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन तो आने का, एक क्वेश्चन नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आएगा बेटा रे इसमें से। उसके बाद एम्पियर मैक्सवेल नियम पढ़ लीजिएगा। इसमें विस्थापन धारा किसको कहते हैं,
अगर मैं पूछ दूं कि विस्थापन धारा का फॉर्मूला बताओ आईडी का, तो क्या बताओगे? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा में डी टी। क्या क्लियर है? ये है विस्थापन धारा का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का फॉर्मूला। और चालन धारा ये तो पता है डी क्यू बाई डी टी ही होगा। ओके। और एम्पियर मैक्सवेल के नियम के अनुसार बी डॉट डी एल बराबर में क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी। ये भी याद रखना, आई डी ये रहा और आई सी ये रहा। क्या है? क्या क्लियर है? ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम हो गया, एम्पियर मैक्सवेल का नियम हो गया। और सी बराबर में अपने लोग को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 1 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में प्रकाश की चाल 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू बराबर में कितना? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एप्सिलॉन बराबर में कितना? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या क्लियर है? और क्या बताऊं मैं? हाँ, ओमेगा बराबर में के इंटू भी याद रखना है, ओमेगा बराबर में के इंटू भी, यानी स्पीड ऑफ वेव जो हो जाएगा भी बराबर में ओमेगा बाय के हो जाएगा। ओमेगा बराबर में 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी याद रखना है, और ओमेगा बराबर में 2 पाई बाय टी याद रखना है। ये जो के है, के ये वाला जो के है, के बराबर में 2 पाई बाय लेमडा याद रखना है। 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा, मैं बोल भी रहा हूं 2 इंटू पाई बटा में लेमडा के बराबर में, ये भी याद रखना है। तो यही सब फॉर्मूला जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप 2-4 बार 5 बार बोल बोल करके कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में। चलिए बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, अपना प्यार देते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लास्ट टाइम मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर मारिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।